सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम आकलन प्रविधियाँ पढ़ रहे हैं। और आज हम आकलन प्रविधियों के अंतर्गत अवलोकन पढ़ेंगे। अवलोकन का सामान्य अर्थ होता है प्रेक्षण करना या देखना। इसको अंग्रेजी में हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको सामान्य तौर पे हम यही कहते हैं कि किसी चीज़ को ध्यान से देखना, किसी चीज़ को प्रेक्षण करना। इसका अर्थ हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस विषय वस्तु या घटना या परिस्थिति का क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। तो जो अवलोकन है वह अध्ययन की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत अध्ययन विषय या किसी घटना का गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी घटना की जो प्रकृति होती है, आखिर उस घटना की वास्तविक परिस्थिति क्या है, उसके अलावा उस घटना की गंभीरता क्या है, उसका विस्तार क्षेत्र क्या है, उस घटना के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसका सूक्ष्म गहन अध्ययन करके उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। उसी को हम कहते हैं अवलोकन। अवलोकन के बारे में पीवी यंग हमें कहते हैं कि यह आँखों के द्वारा किया गया ऐसा विचारपूर्वक अध्ययन है जिसके द्वारा हम सामूहिक व्यवहारों या सामाजिक या जटिल सामाजिक संस्थाओं का जो होता है, जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ उनको इकाइयाँ जो होती हैं, उन पृथक पृथक इकाइयों का गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन करने की एक पद्धति के रूप में भी जाना जा सकता है। यानी कि जो सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता का अध्ययन करने वाली पृथक पृथक इकाइयों का गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन करने वाली प्रक्रिया के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से ऑक्सफोर्ड कंजाइन डिक्शनरी में कहा है कि जो घटनाओं को उसी प्रकार देखना तथा वर्णन करना जिस रूप प्रकार में वह कार्य कारण संबंध तथा परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से घटती है। यानी कि जैसा देखना वैसा ही वर्णन करना, और जिस रूप प्रकार में वह कार्य कारण संबंधों को लिए हुए है, पारस्परिक संबंधों को लिए हुए है, तो जो जिस रूप में घटी है, जो स्वाभाविक स्थिति में घटी है, उसी प्रकार उसको लिखना तथा उसका वर्णन करना तो कहलाएगा अवलोकन। यानी कि अवलोकन क्या हो गया कि किसी घटना को जिस परिस्थिति में जैसी घटना घटी है उसी रूप में उसको वर्णन करना, निष्पक्ष जांच करना, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ नहीं लगाना बल्कि वस्तुनिष्ठ अर्थ लगाना, तभी वह अवलोकन सक्सेसफुल है। और वह यह सामाजिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण विधि या विधा मानी जाती है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों को गहनता से विचार करके एकत्रित किया जा सकता है। तो अवलोकन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनियंत्रित अवलोकन। इसके वैसे 2-3 मुख्य प्रकार हैं, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन तथा समूह अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन में भी हम सहभागी अवलोकन को ले सकते हैं, असहभागी अवलोकन को ले सकते हैं या अर्ध सहभागी अवलोकन को भी ले सकते हैं। और नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत आता है कि किसी घटनाओं को नियंत्रण करना या जो अवलोकन कर रहा है अवलोकनकर्ता को नियंत्रित करना। तो अभी हम पढ़ेंगे अनियंत्रित अवलोकन क्या होता है। अनियंत्रित अवलोकन का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था। अनियंत्रित जो अवलोकन है, इसमें पीवी यंग कहते हैं कि यह जो अनियंत्रित अवलोकन है वह जीवन की वास्तविक जो घटनाएं होती है तो उसका जो अध्ययन किया जाता है, यह वास्तव में बहुत कठिन परीक्षा होती है कि जीवन की वास्तविक घटनाओं की गहन परीक्षा करना। जो यथार्थ रूप में हम उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो उन उपकरणों में शुद्धता आए, जो जीवन की जो वास्तविक घटनाओं में शुद्धता आए, तो उसके लिए उन परिस्थितियों को भी हमें नियंत्रण करना पड़ता है।
तो ये जो अनियंत्रित अवलोकन है उसका आविष्कार पहले हुआ था और इसमें शुद्धता बनाए रखने के लिए हम किसी परिस्थिति को नियंत्रण करना भी हमें पड़ता है। तो अनियंत्रित अवलोकन में जो सबसे प्रमुख जो आता है वह है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन क्या होता है? इसमें जो अनुसंधान करता होता है वह किसी घटना, किसी परिस्थिति का सक्रिय सदस्य बनता है। वह उस समूह का या उस घटना का या उस परिस्थिति का जब सक्रिय सदस्य बनता है तो वह औपचारिक रूप से बनता है, वह उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, उनके कार्यकलापों में इन्वॉल्व हो जाता है, वह उनकी दैनिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाता है, वह उनसे अपनेपन का संबंध प्रदर्शित करता है, यानी कि उन समूह में और उस अवलोकनकर्ता के मध्य संबंध स्थापित हो जाते हैं, आत्मिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। वह उनकी सुख दुख की परिस्थितियों, जो सामाजिक अनुसंधान में सुख दुख की अनुभूतियों में भाग लेता है, तभी जाके वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटे से छोटे तथ्यों को भी वह एकत्रित कर पाता है। तो सहभागी अवलोकन में जो उसकी जो पहले उसकी जो दृष्टि थी, दृष्टिकोण था स्वार्थ का, तो उन सबको अलग रखना पड़ता है और तटस्थ रह के उसको अवलोकन उस समूह के प्रति या सामाजिक अनुसंधान में उस समूह के प्रति या उस परिस्थिति के प्रति या उस घटना के प्रति उसको निष्पक्ष अध्ययन करना पड़ता है। जो सहभागी अवलोकन है तो इसमें जो तथ्य मिलते हैं वह इंद्रिय आधार पे मिलते हैं। इसमें अनुसंधान करता अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, यानी कि वह चीज़ को, उन तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अपनी आँखों का प्रयोग करता है, अपने जीभ का प्रयोग करता है, अपनी त्वचा, अपने स्पर्श का प्रयोग करता है, अपने नाक का प्रयोग करता है और अपने कान का भी प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसको उससे संबंधित जो तथ्य एकत्रित करने हैं वह वैज्ञानिक विश्वसनीय तथ्य एकत्रित करने पड़ते हैं। तो जो सहभागी अवलोकन है उसके अंतर्गत सूक्ष्म से सूक्ष्म संबंध या तथ्यों को भी वह गहनता से एकत्रित कर सकता है, उससे संबंधित पक्षों को रख सकता है। इसके अलावा जो ये सहभागी अवलोकन है इसमें हमें जो सूचनाएं मिलती है वह विस्तृत सूचनाएं मिलती है और इससे संबंधित जो तथ्य प्राप्त होते हैं तो उसका भी परीक्षण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अनुसंधानकर्ता ने जो तथ्य एकत्रित किए वो पूरे विश्वास के साथ एकत्रित किए हैं। अगर वही पुनः उस परिस्थिति में दोहराएंगे, उन तथ्यों की जांच होगी तो वह वापस वही परिणाम देंगे जो पहले वाली परिस्थिति में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सहभागी अवलोकन होता है, इसमें सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्ति से संबंधित जो सामूहिक व्यवहार है, व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का भी इसमें अवलोकन किया जा सकता है। तो सहभागी अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता जो होता है वह सक्रिय रूप से उस समूह में भाग लेता है, उस समूह का सदस्य बनता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि वह गुप्त से गुप्त सूचना भी वह एकत्रित कर सकता है, क्योंकि वह उस समूह के प्रति आत्मिक व्यवहार करता है तो सभी उसे अपना मानते हैं और सभी उसको जो सूचनाएं हैं वह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यह प्राथमिक सामग्री के आधार पर निर्मित होता है। इसमें जैसे आंकड़े एकत्रित करने की जो विधि होती है प्राथमिक और द्वितीय, तो ये द्वितीयक अनुसंधान पे नहीं, द्वितीयक उपकरण पर आधारित नहीं है, बल्कि प्राथमिक तथ्यों पर आधारित होती है, क्योंकि वह स्वयं सभी तथ्य एकत्रित करता है, इसलिए यह विश्वसनीय और वैज्ञानिक विधि कहलाती है। आगे आता है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन वह होता है जिसमें जो अवलोकन करता है वह किसी समूह का सदस्य नहीं बनता, वह बाहरी दर्शक की तरह तटस्थ रहता है और तथ्यों को एकत्रित करता है, लेकिन वह जो सूचनाएं जो प्राप्त करता है वो विश्वसनीय होती है। असहभागी अवलोकन का यही एक बुरा ये दोष है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता का थोड़ा जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है वह थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर समूह के सदस्य उससे ज़्यादा गुण मिल जाते हैं तो भी वह निष्पक्ष होकर तथ्य संग्रह नहीं कर पाता है, उसमें थोड़ी
वस्तुनिष्ठता की जगह व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। लेकिन असहभागी अवलोकन ऐसी विधा है, ऐसा अवलोकन है जिसमें वह तटस्थ बाहरी दर्शक बन के ही तथ्यों को एकत्रित करता रहता है और उस समूह के बाहरी स्वरूप को ही वह बाहरी स्वरूप से संबंधित जो भी तथ्य है वह एकत्रित करता है। इसलिए वह निष्पक्ष रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण सहभागी की तुलना में क्या होता है? वैज्ञानिक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, वह व्यक्तिनिष्ठ प्रभाव से मुक्त होता है। इसलिए असहभागी अवलोकन को भी महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। तो जो असहभागी अवलोकन है इसमें बाहरी स्वरूप का अध्ययन होता है और इसके अलावा अत्यंत सावधानी पूर्वक यह अध्ययन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सावधानी उसको जो सारे तथ्य एकत्रित करने होते हैं तो वह तथ्य एज इट इज उसको मिले, इसके लिए उसको सतर्क रहना पड़ता है। तो यह सहभागी अवलोकन में यह है कि जो सूचनाएं मिलेगी वह ज़्यादा विश्वासपूर्ण होगा, यानी कि इसमें इंद्रियों का प्रयोग ज़्यादा होता है और इसकी उपयोगिता जो होती है वह सहभागिता के अलावा सहभागिता की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होती है। आगे आता है नियंत्रित अर्ध सहभागी अवलोकन। तो जो पीवी यंग और गुडे और हेट है ना, जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक जो हैं गुडे और हट, उन्होंने कहा है कि सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन दोनों में कुछ कमियां रह जाती है। तो इन दोनों की कमियों का निवारण करने के लिए उन्होंने मध्य का रास्ता अपनाया, जिसे हम कह सकते हैं कि वह अर्ध सहभागी अवलोकन है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता जो होता है वह किसी समूह का सदस्य नहीं बनता है और न ही वह बाहर से करता है, लेकिन परिस्थितिवश कभी कभी वह उनकी गतिविधियों में भाग ले सकता है। जिस समूह का वह, जिस घटना का या जिस समूह का वह अनुसंधान कर रहा है तो वह कभी कभी उसके कुछ गतिविधियों में भाग ले लेगा, लेकिन तटस्थ होके वह बाहरी रूप से ही सूचनाएं एकत्रित करता है। इसलिए अर्ध सहभागी इन दोनों का निचोड़ है जो सूचनाएं देने में हमें वैज्ञानिकता या विश्वसनीयता या वैधता प्रदान करता है। आगे आता है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन होता है उसका जो निर्माण हुआ है वह अनियंत्रित अवलोकन के बाद हुआ है। मैं आपको सहभागी अवलोकन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छूट गया था, वो मैं वापस रिपीट करती हूँ कि जो ये सहभागी अवलोकन है तो इसका आविष्कार लिंडमैन ने 1924 में किया था। सहभागी अवलोकन का 1924 में अपनी बुक सोशल डिस्कवरी में उन्होंने इस सहभागी अवलोकन का अवलोकन शब्द को पहली बार यूज़ में किया था। ठीक है, अब आ जाती हूँ मैं वापस अपनी बिंदु पे। नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन क्या होता है? नियंत्रित अवलोकन में अनुसंधानकर्ता को पूर्णतया कंट्रोल कर दिया जाता है, यानी कि घटना के आधार पर नियंत्रण हो जाएगा उसका और अध्ययनकर्ता पर भी नियंत्रण हो जाएगा। यानी कि जो इकाइयाँ हमने अनुसंधान के लिए चुनी हैं उन इकाइयों को भी प्रभावित किया जाता है। समय के आधार पर, स्थान के आधार पर और व्यक्तियों के आधार पर हम उन्हें क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। अनुसंधानकर्ता जो होता है वह अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है या विषय वस्तु होता है उसको पहले स्पष्ट रूप में परिभाषित करनी पड़ती है, उस विषय वस्तु को स्पष्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो वह सामग्री यूज़ में ले रहा है, जो तथ्य एकत्रित करने के लिए जो उपकरण सामग्री या जो प्रयोग कर रहा है उसको पहले उनको स्पष्ट रूप से लिखना पड़ता है कि वह कौन कौन सी सामग्री का उपयोग ले रहा है। इसके अलावा जो नियंत्रित अवलोकन है इसमें कुछ तकनीकी यानी कि आधुनिक मशीनों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे है टेप रिकॉर्डर है, मोबाइल है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं उनको वह आधुनिक मशीनों का उपयोग करता है ताकि वह वैज्ञानिकता की श्रेणी में आए नियंत्रित अवलोकन। इसके अलावा जो घटना पर भी नियंत्रण हो जाता है, अध्ययनकर्ता पर भी कंट्रोल रखा जाता है ताकि वह उससे कोई भी पक्ष या कोई भी तथ्य उसे नहीं छूटे। इसके अलावा अनुसूची है, जो उपकरण है तथ्य एकत्रित करने के लिए, वह भी पहले ही निर्धारित हो जाती है।
तो नियंत्रित अवलोकन में घटना पर नियंत्रण और अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है, ताकि अवलोकन करता है वह मनमाना अर्थ नहीं लगाए। इसलिए और जब उस घटना पर पुनः परीक्षा की जाती है, पुनः परीक्षण की जाती है, तो भी वह रिजल्ट सेम टू सेम देवे। इसलिए नियंत्रित अवलोकन भी विश्वसनीय अवलोकन कहलाता है। आगे आता है समूह अवलोकन। समूह अवलोकन वह होता है जिसमें एक ही बिंदु पर, एक ही घटना पर, एक ही समूह पर अनेक जो अनुसंधान करता है वह अध्ययन करते हैं। यानी कि एक विषय वस्तु पर अनेक अनुसंधान करता, उससे संबंधित, उस समूह से संबंधित, उस घटना से संबंधित, उस परिस्थिति से संबंधित अलग अलग तथ्य एकत्रित करते हैं। यानी कि इसमें एक व्यक्ति या एक समूह पर ही बर्डन नहीं पड़ता है, बल्कि सभी व्यक्तियों का यह दायित्व होता है कि वह उस घटना से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करें, और सभी अपने अपने हिसाब से सूचना एकत्रित करते हैं। और वह सूचना एकत्रित करने के बाद जो केंद्रीय व्यक्ति होता है, जो हेड ऑफिसर होता है, हेड जो होता है, वह उन सभी घटनाओं को संग्रहण करके उसको देखता है, जांचता है और उसके संबंध में एक निष्कर्ष निकालता है कि यह घटना किस परिस्थिति में हुई, इस घटना के कारण क्या है और इस घटना के परिणाम क्या है। तो जो समूह अवलोकन है, इसमें एक ही विषय वस्तु पर अनेक व्यक्तियों या अनेक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अनुसंधान किया जाता है, उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित किए जाते हैं। तो जो हमने अवलोकन पढ़ा, तो जो अवलोकन पद्धति है वह प्रत्यक्ष पद्धति है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर अपना कार्य प्रारंभ करता है। वह देखी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि स्वयं जाके उस चीज़ से, उस वस्तु से संबंधित, उस घटना से संबंधित, उस परिस्थिति से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसके अलावा इसमें प्राथमिक सामग्री का चयन किया जाता है, यानी द्वितीय सामग्री पर हम आधारित नहीं रहते इस अवलोकन में। और जो अनुसंधान करता होता है वह स्वयं उस फील्ड में, उस क्षेत्र में जाकर तथ्यों को एकत्रित करता है, लिखता है। इस कारण यह क्या हो गई? प्राथमिक सामग्री पर आधारित हो गई। इसके अलावा ये अवलोकन जो पद्धति है वह वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इंद्रियों का प्रयोग किया गया है, उसमें आँखों से देखा गया है, कानों से सुना गया है, और जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं वह विश्वास से युक्त होते हैं, क्योंकि एक अवलोकनकर्ता ने स्वयं ये तथ्य एकत्रित किए हैं, इसलिए अधिक विश्वसनीय है और वैज्ञानिक है। इसके अलावा इस अवलोकन में सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। समाज के सामूहिक व्यवहार के कारण क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या परिवर्तन होता है, तो सामूहिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अति गहन तथा सूक्ष्म सूचनाएं भी हमें प्राप्त हो जाती है अवलोकन के माध्यम से। जो गुप्त से गुप्त भेद है वह भी हमें प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि एक अवलोकन करता होता है वह सहभागी, यानी कि अनियंत्रित अवलोकन भी कर सकता है, नियंत्रित अवलोकन भी कर सकता है और समूह अवलोकन भी कर सकता है, जिसके कारण उसको जो तथ्य मिलते हैं वह अधिक विश्वसनीय वैध होते हैं तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म और गहन से गहन जानकारी भी उसे प्राप्त हो जाती है। तो हम आज इस कक्षा में हमने यही पढ़ा है कि अवलोकन क्या होता है। तो मैं अवलोकन क्या होता है वापस बताऊंगी कि यह किसी अध्ययन विषय घटना के संबंध में अति गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन है, जिसके माध्यम से हम किसी घटना की जो प्रकृति है, वास्तविक प्रकृति है, उसका जांच कर सकते हैं, उसके विस्तार को ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा इस घटना के कारण जो विस्तार और वास्तविक जो संबंध है, उस घटना के सूक्ष्म संबंध है, उसको हम इस अवलोकन विधि के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अवलोकन के अंतर्गत हमने अनियंत्रित अवलोकन पढ़ा, नियंत्रित अवलोकन पढ़ा और समूह अवलोकन पढ़ा। अनियंत्रित अवलोकन में जो आता है वह आता है सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन तथा अर्ध सहभागी अवलोकन। और नियंत्रित अवलोकन में आता है घटना पर नियंत्रण और अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण। इसके अलावा हमने पढ़ा समूह अवलोकन। तो आज इतना ही, जल्द ही दूसरी कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।